आज हम करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर जो सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट हैं उनके जो एईसी में जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड मिला है इस बार, तो वो करने जा रहे हैं। इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस जो था हमें फर्स्ट ईयर में मिला था, उसमें हमारे यूनिट जो फर्स्ट से लेके फोर्थ तक थे, और अब जो है थर्ड सेमेस्टर में वो यूनिट 5 से लेके यूनिट 7 तक है। तो देखते हैं हम, हमारा जो यूनिट 5 है वो है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसीज, यानी वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। तो इसमें हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना है, ओजोन लेयर डिप्लीशन और अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, और इस पर ह्यूमन कम्युनिटीज पे, और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पे, और ग्लोबल इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर यानी कृषि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें 4 टॉपिक के बेसिकली, तो हम पहले फर्स्ट टॉपिक करते हैं, फिर बाद में 3 टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट 5 का फर्स्ट टॉपिक। तो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसीज यानी यूनिट 5 वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। तो इसमें सबसे पहले हम जलवायु परिवर्तन को जानेंगे। हमारा पहला है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है? तो दुनिया के जब अलग अलग हिस्सों में एक लंबे समय कहे तो मान लो 30 से 40 साल में मौसम में जो परिवर्तन आते हैं उन्हें हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो जो जलवायु परिवर्तन होती है वो कुदरती तौर पर होती है, पर एक काफी लंबे समय तक होती है। अब क्या हो रहा है, अब हम बड़ी तेजी से देख रहे हैं कि जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं। मतलब बिन मौसम बारिश हो जाती है, बारिश के मौसम में बारिश नहीं होती, ठंडी में गर्मी होती है, गर्मी में ठंडी होती है, मतलब इनबैलेंस हो गया है बिल्कुल। तो देखते हैं हम जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या है। तो जलवायु परिवर्तन के पहला कारण है ग्लोबल वार्मिंग। देख रहे हैं हम कि ग्रीन हाउस गैसों का बहुत ज्यादा बढ़ना, औद्योगिक क्रांति के बाद बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, ईंधन का जलाना, ट्रैफिक से, बहुत सारे पॉल्यूशन की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन का एक सबसे बड़ा कारण ये है। क्या हुआ था 1750 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति में जो हुआ था उसमें काफी कोयले का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। इससे क्या हुआ था, इससे हमारे वातावरण में जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके स्तर में बहुत ज्यादा बढ़ावट आई है। बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है। कब से? 1750 से औद्योगिक क्रांति के बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा कोयले का इस्तेमाल होने लगा था उधर। तो 1950 के दशक के बाद जो ईंधन गाड़ियों के ज्यादा इस्तेमाल होने लगे, तो इससे क्या हुआ, इससे कार्बन डाइऑक्साइड फिर और ज्यादा बढ़ने लगी। और आप देख सकते हैं पहले की जनसंख्या भी कम थी, अभी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, तो आबादी का बढ़ना भी इसका एक कारण है, और ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना भी इसका एक कारण है। और ग्रीन हाउस गैसें जो है वो प्राकृतिक भी होती है और मानवीय कारण से भी होती है। तो प्राकृतिक जो होती है वो ज्वालामुखी से होती है, और जो जैसे कि जानवर जो खाते हैं वो उनके जो पाचन से निकलती है उनसे होती है, पेड़ पौधों के सड़ने से होती है। तो ये सब प्राकृतिक कारण से होती है। तो मानवीय कारण से आप समझ सकते हैं कि ईंधन जलाने से होती है। हम फ्रिज यूज करते हैं, एसी एयर कंडीशनर यूज करते हैं, हमारे फैक्ट्रियों से निकलते हुए धुआं, बहुत सारे कारण है। गाड़ियों से निकलते हुए ईंधन हम जलाते हैं बहुत सारे। तो इन सब ये हम क्या है, ये मानवीय कारण है। तो अब नेक्स्ट हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो जब सूरज की किरणें धरती तक पहुंचती है तब इसका कुछ भाग वापस चले जाता है, किंतु अब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो गैस, इनकी जो
गैसों की जो चादर बनने से क्या होता था, परत में छेद होने से किरणें ज्यादा आ रही है। मतलब क्या होता था, जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती थी तो क्या करती थी, ये जो जो ओजोन लेयर थी वो क्या करती थी, कुछ तो अपने अंदर ले लेती थी। तो पृथ्वी पे कुछ किरणें आती थी, ज्यादातर रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती थी। पर क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैसें जैसे क्लोरोफ्लोरो, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के बढ़ने से क्या हो रहा है, इनमें छेद हो रहा है। तो जो छेद हो रहा है, इससे बहुत सारी गर्मी धरती पर फंसी रह जाती है, वापस नहीं जा पाती, जिससे क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। तो जान लेते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या है। तो इसका पहला कारण औद्योगिक क्रांति के आने से। औद्योगिक क्रांति के आने से हमने बहुत ज्यादा ईंधन यूज करा, बहुत ज्यादा कोयले जलाए, तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल करने से, हम फ्रिज, एसी, बिजली जलाते हैं, बहुत सारी, इन सब की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। यातायात वाहन का बढ़ना, पहले गाड़ियां कम चलती थी, मोटर बाइक इतनी चलती है जिसमें पेट्रोल डीजल जो जलते हैं, इससे जो गैसें निकलती है उसके कारण। ईंधन का भरपूर उपयोग, हम देखते हैं बिजली बनाने के लिए भी हम ईंधन का उपयोग करते हैं, तथा हम देख रहे बहुत सारे ईंधन का उपयोग हम करते हैं, गाड़ियों में भी जो जलती है वो भी ईंधन ही होती है। जनसंख्या वृद्धि, पहले जनसंख्या कम थी, जनसंख्या ज्यादा हो रही है तो क्या हो रहा है, पॉल्यूशन भी ज्यादा हो रहा है हर चीज में। औद्योगिक मतलब कोयले ज्यादा जल रहे हैं, वाहन ज्यादा चल रहे हैं, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण। पेड़ों के काटना, पेड़ों के कटने से, पेड़ क्या करते थे, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेते थे, पर पेड़ों के कटने से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए पेड़ नहीं है, बहुत कम है, तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा फैल रही है। तो और कारखानों से निकलने वाले केमिकल, तो कारखानों से जो केमिकल निकलते हैं उसके कारण, और फसलों के जलाने से, जैसे कि आप ये भी अभी करंट का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि पंजाब में जो फसल जलाई जाती है उसके कारण, जैसे कि सितंबर अक्टूबर के इस समय में क्या होता है, दिवाली के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन आ जाता है दिल्ली में। दिल्ली में जो पॉल्यूशन का मेन कारण है, जो वो ज्यादा पंजाब की फसलों के जलाने से आता है। तो इसके परिणाम जान लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है, परिणाम, औद्योगिक क्रांति के आने के बाद ग्रीन हाउस गैस में औसतन तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। औद्योगिक क्रांति से पहले इतना नहीं था, पर औद्योगिक क्रांति के आने के बाद क्या हुआ, जो ग्रीन हाउस गैस है उसका जो तापमान है 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। और नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव के पास जो बर्फीला इलाका था, ग्लेशियर के पिघलने से समुद्री स्तर में बड़ी हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो उत्तरी ध्रुव में हमारे हिमालय या और भी उत्तरी ध्रुव में जितने भी ग्लेशियर थे वो क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। पिघलने से क्या हो रहा है, समुद्र में पानी बढ़ रहा है। वैज्ञानिक के अनुसार 1880 के बाद औसत समुद्र जो तल का है वो 8 इंच से ज्यादा बढ़ा है, और जो इसमें 3 इंच है वो तो पिछले 25 सालों में ही बढ़ा है। मतलब जो ग्लेशियर पिघल रही है उस समुद्र का जो इंच है, जो समुद्र तल से पृथ्वी तक की है, तो वो बढ़ रही है 8 इंच तक माना है 1880 के बाद। और जो 3 इंच तो बढ़ी है तो 25 सालों में ही बढ़ी है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से बहुत सारे खतरे बन रहे हैं। इसका असर हम पूर्वी भारत के सुंदरवन में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सुंदरवन डूबने के कगार पे है। और देख सकते हैं हम इंडोनेशिया में लोग राजधानी, जो इंडोनेशिया की जो करंटली राजधानी उस समय थी जकार्ता, उससे दूर ले जा रहे हैं क्योंकि वह डूब रही है। नेक्स्ट, पानी बरसने का जो समय वो परिवर्तन हो रहा है। आज समय बारिश होती है, आप देख सकते हैं ज्यादा सूखा पड़ रहा है, कहीं कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं चक्रवात आ रहे हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं। आप न्यूज में देखते रहेंगे अलग अलग तरह के तूफान चक्रवात आते रहते हैं। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। और क्या, खेती की स्थिरता के लिए ये मौसम खराब है।
क्योंकि खाद्य तथा फसल सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तरी पश्चिम भारत में गर्म हवाओं की वजह से गेहूं की जो खेती है वो बर्बाद हो गई थी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो गर्म हवा चल रही थी, इसके कारण क्या हुआ, गेहूं के दाम बढ़ गए। तो यही होता है। दुनिया भर के लोगों ने एक समझौता भी किया था इस पे, ग्लोबल वार्मिंग के, जिसे पेरिस समझौता कहते हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकने की बात की गई थी। मतलब ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक सकते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये पेरिस समझौता किया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है ओजोन परत का अपक्षय यानी ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो पहले जान लेते हैं ओजोन परत होती क्या है। आप लोग ने तो पढ़ा होगा ओजोन परत वैसे होती क्या है, पर जान लेते हैं। ऑक्सीजन की 3 परमाणु से जो बनती है यानी O3, यह एक घातक गैस है, किंतु यह हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है, क्योंकि जो सूरज की किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें, उससे हमें ओजोन लेयर बचाती है। यह हमें सूरज की निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। यह हमारे लिए कंबल की तरह है। पर क्या हो रहा है, विभिन्न कारकों से जो ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की जो ओजोन की परत है, धीरे धीरे ये पतली हो रही है। परत का जो ये पतली हो रही है, इसे ही हम ओजोन लेयर डिप्लेशन कहते हैं यानी अपक्षय कहते हैं। ये इसके जो कारण है, फ्रिज, एसी तथा जो इलेक्ट्रॉनिक से निकलने वाली जो क्लोरोफ्लोरो गैस होती है, इन सबसे हो रही है। और औद्योगिक मशीन से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इनसे हो रही है। इन सबके कारण क्या हो रही है, ओजोन लेयर में छेद होती जा रही है, दिन पर दिन डिप्लेशन होते जा रहा है। ओजोन परत का जो अपक्षय करने वाले जो कारक है, वो क्लोरीन यौगिक है और एक ब्रोमीन यौगिक है। क्लोरीन यौगिक में देख सकते हैं आप कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन और क्लोरोफॉर्म। और जो ब्रोमीन यौगिक होता है उसमें हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड और हाइब्रोमोफिलो कार्बन जो होता है। तो अब इसके परिणाम जान लेते हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इससे जो सूरज की पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधी जीवों के संपर्क में आ रही है। इससे हमें क्या खतरा है, हमें त्वचा का जलना, त्वचा का कैंसर, आंख का कैंसर और रोग प्रतिरोध शक्ति में ह्रास होती जा रही है। ओजोन लेयर डिप्रेशन के ये कारण है जो कि ह्यूमन पे पड़ रहे हैं। हमारे टॉपिक में कि ह्यूमन पे, एग्रीकल्चर पे, इन सब पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ह्यूमन पे जो प्रभाव है वो आप देख सकते हैं कि हमें कैंसर, त्वचा कैंसर, ये सब हो रहा है। पराबैंगनी किरणें जो है वो प्लवक जो कि समुद्र, नदी में होने वाले पौधे होते हैं, उनके लिए भी हानिकारक है। और जो प्लवक की कमी हो रही है, इनके कारण क्या होता है, प्लवक क्या करते हैं, जो मछली होती है समुद्र में, वो प्लवक को खाती है। और प्लवक के कम होने से क्या हो रहा है, मछलियों के भी खाने में कमी आ रही है, जिससे मछलियों की जो संख्या वो भी कम होने की संभावना है। प्लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन करने में सहायता करते हैं। तो पराबैंगनी किरणें के कारण उत्पन्न जो समस्याएं हैं वो पेड़ पौधे में वृद्धि, पुष्प धारण में समस्या, प्रकाश संश्लेषण में समस्या पैदा कर रही है। तो 1980 से ओजोन परत में गिरावट हुई है। वैज्ञानिकों ने जो अंटार्कटिका है उसके ऊपर एक ओजोन परत छेद की खोज की है 1980 में। ओजोन परत की जो रक्षा के लिए कई सरकारों ने काम कर रही है। तो 1987 में जो मार्टियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत, मार्टियल प्रोटोकॉल था वो ओजोन लेयर पे था। वो जो ओजोन अपक्षय करने वाले जो कारक हैं
उनके उत्पादन बंद करना, उनका उपयोग न करना तथा खरीदने पर रोक तथा वायुमंडल में इनकी सांद्रण को कम करना था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत इन सब चीजों की बात की गई है कि हम कैसे ओजोन लेयर को बचा सकते हैं, उनके अवक्षय को बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ओजोन परत की संदर्भ में कुछ उपाय, मतलब हम ओजोन लेयर को कैसे बचा सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम ये जानते हैं। तो घर में जो सफाई के लिए हम उपयोग केमिकल करते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन का उपयोग ना करके हम इसके लिए प्राकृतिक चीजें का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम कॉलिन वगैरह, फेनाइल वगैरह यूज करते हैं, उसमें केमिकल निकलती है, उससे भी ओजोन लेयर डिप्रेशन होता है। इसके कारण हम प्राकृतिक चीजों से नींबू का उपयोग कर सकते हैं। और जैसे कि कीड़ों तथा घास के नियंत्रण के लिए जो रासायनिक पदार्थ डालते हैं हम, उसकी जगह हम प्राकृतिक पदार्थ का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ओजोन लेयर में थोड़ा संतुलन होगा। वाहनों के कम उपयोग करना, वाहन पे हम कम उपयोग कर सकते हैं। हम सार्वजनिक वाहन जो होते हैं जैसे बस, ओला, हम इन सबका उपयोग कर सकते हैं। अपनी पर्सनल गाड़ी को बेमतलब लेके ना निकले तो हम कम कर सकते हैं। खेती में जो रासायनिक उर्वरकें डालते हैं हम, उसके स्थान पर हम जैविक उर्वरक भी डाल सकते हैं। हम पेड़ लगा सकते हैं, हम ईंधन के कम उपयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ओजोन लेयर डिप्लेशन नहीं होगा। तो नेक्स्ट है हमारा अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या होती है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 तथा NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो ये नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं यानी CHNO3, और सल्फर डाइऑक्साइड जब मिलता है तो H2SO4 बनाता है, जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। इसी को ही हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्ल वर्षा में जो अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के वायु प्रदूषण से बनते हैं, SO2 तथा NO2। यह प्रदूषण प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियां जो होती है तथा बसों के स्वचालित वाहनों के चलने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। तो जब NO2 प्लस H2O मिलते हैं तो HNO3 बनते हैं, और SO2 प्लस H2O मिलते हैं तो H2SO4 बनते हैं। तो हम देखते हैं अम्ल वर्षा के दुष्परिणाम क्या क्या हैं। तो अम्लीय वर्षा के दुष्परिणाम जानते हैं। तो अम्लीय वर्षा के कारण जलीय प्राणी की मृत्यु हो रही है। अम्लीय वर्षा जब होती है तो वो नदियों में जाती है, तो उसमें जो मछली जल प्राणी होते हैं वो उनको नुकसान होता है। इससे जनवरी और पश्चिम यूरोप में जो जंगल के नष्ट होने के कारण है वो भी अम्लीय वर्षा ही है। कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, जो मिट्टी होती है उसमें जो उर्वरकता होती है उसमें भी कमी आ जाती है अम्लीय वर्षा के कारण। तांबा और शीशा जैसे जो घातक तत्व होते हैं उनका पानी में मिल जाना अम्लीय वर्षा के कारण, वो क्या होते हैं, पानी में मिल जाने लगते हैं। खेतों और पेड़ पौधों का नष्ट हो जाना, क्या होता है, अम्लीय वर्षा के कारण खेती खराब हो जाती है, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं पेड़ों के, पौधे नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि ये एसिड होता है, अम्लीय होता है। वर्षा जल में जब अम्ल की उपस्थिति के कारण भवन, जैसे आप जान सकते हैं ताजमहल जो पीला पड़ रहा है उसका भी कारण अम्लीय वर्षा है। लकड़ी, स्टील तथा सीमेंट पत्थर के जैसे निर्माण वाली जो चीजें होती है उसको भी क्षति पहुंचाती है अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा को रोकने के जो समाधान है हम ये जान लेते हैं। तो इस प्रकार की समस्या का समाधान एक ही प्रकार से संभव है। इसके लिए घातक वायु और पदार्थ के जो स्रोत है जहां से वे उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें वहीं से नियंत्रण करना पड़ेगा। पर ऐसा होना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग मानते नहीं है, बट समाधान इसका सिर्फ एक ही है। तो हम थोड़ा जान लेते हैं अम्लीय वर्षा जो होती है उसका पीएच मान क्या होता है। तो पहले तो आप लोग को पता होगा पीएच स्केल क्या होता है,
1909 में जो सोरेनसेन है, उन्हें जनक माना जाता है पीएच स्केल का। जब 1 से 7 तक की ओर जाने पर, जब जो पीएच है वो 1 से 7 की ओर जाता है तो क्या होता है, अम्लीय वर्षा घटती है। और जब वो 7 से 1 तक आता है तो अम्लीय वर्षा जो होती है, अम्लीयता जो होती है उसमें वो बढ़ती है। अब क्षारीयता, ये क्या होते हैं, जब 7 से 14 की ओर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है और 14 से 7 की ओर जाने पर ये घटती है। तो जो स्केल होता है पीएच वो 1 से लेके 14 तक होता है, 14 तक। फसलों और पौधों पर इसका प्रभाव देखा, हमने देखा था कि शुरू में कि हमारे सिलेबस में ही है कि इसका एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर पे अम्ल वर्षा फसलों तथा पेड़ पौधों पर प्रभाव डालती है, वह उसे सूखने लगते हैं तथा मिट्टी की उर्वरता में भी इससे कमी आती है। तो देख लेते हैं अब हम पूरा एक मतलब गैसों के बारे में, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी गैस किस किस चीज से निकलती है और कितना हमारे वातावरण में है और कितनी तेजी से ये बढ़ रही है और कितनी समय से ये है हमारे पर्यावरण में। तो इसके जो पहले देख कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस किस चीज से निकलती है, ईंधन से, जंगलों के जलाने से, गाड़ियों के जलने से। और इसका हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा, इससे हमारा वातावरण में सबसे ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, 55% है। और ये इसकी उपस्थिति 5 सालों से देखी जा रही है और हर साल ये 1.5 ppm से बढ़ रही है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये किससे निकलते हैं, ये एसी से, फ्रिज से, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होती है उससे निकलती है। और वातावरण में हमारे जो इसका योगदान है वो 24% है, सॉरी 24% है। और इसकी जो उपस्थिति है हमारे वातावरण में वो 65 से 110 साल है और प्रतिवर्ष ये 0.5% से बढ़ रही है, ppm से बढ़ रही है। अब नेक्स्ट है मीथेन गैस, तो ये दलदल से, पशुओं की जो पाचन तंत्र होते हैं उससे निकलती है। ये हमारे वातावरण में 18% का योगदान देती है और इसकी उपस्थिति 7 से 10 साल है और ये प्रतिवर्ष 1% बढ़ रही है। नाइट्रोस ऑक्साइड, ये ईंधन तथा उर्वरकों से निकलती है तथा इसका योगदान बहुत कम है, 6% है। और इसकी जो उपस्थिति है वो 140 से 190 साल से है और प्रतिवर्ष ये 0.2% से बढ़ रही है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हुआ। तो हम सेकंड, हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हुआ तो हम सेकंड जो वीडियो आएगी हमारी पार्ट सेकंड, उसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड प्रोग्राम्स। ये भी हमारे यूनिट 5 का ही है। हमारे यूनिट 5 में फुल 4 टॉपिक्स है और ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो हमें अलग अलग पार्ट्स में इसको करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो नेक्स्ट हम करेंगे इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड प्रोग्राम। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें।